अमेरिका की एक एजेंसी यूसीरेफ जो है उसने हाल ही में भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर सैंक्शंस लगाने की मांग की है, ये कहते हुए कि ये दोनों संस्थाएं इस मोमेंट पर भारत के अंदर रिलीजियस परसिक्यूशन करने के लिए यहाँ पर बनी हैं और इस रिलीजियस परसिक्यूशन के एजेंडा को चला रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी को इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के तहत आइडेंटिफाई करके यहाँ पर सैंक्शन आउट करना, ये क्या रणनीति है। एक चीज़ को यहाँ पर समझ लीजिए कि अमेरिका पहली बात तो अपने आप को एक मिशन ड्रिवन कंट्री मानता है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को ये लगता है कि वो एक मिशन पर है, जिस मिशन का उद्देश्य है कि हमें विश्व के सारे रिलीजन्स के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अगर अत्याचार कहीं पर भी हो रहा है तो उस अत्याचार को हमें समझ के उसको अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक लीवरेज बनाना है। अब ये परिस्थिति अमेरिका में क्यों और कैसे पैदा हुई, इसके लिए आप अगर अमेरिका के इतिहास को झांको तो अमेरिका का जो संविधान था उसके फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत जो उन्होंने वहाँ पर ये बात बोली कि हर एक व्यक्ति को एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इस फ्रीडम ऑफ रिलीजन को अमेरिका में बहुत अग्रेसिव लेवल पर सोसाइटी में प्रमोट किया गया। अमेरिका की फ्रीडम ऑफ रिलीजन वहाँ पर लिबर्टी से भी जुड़ी। आज अमेरिका के अंदर रिलीजन को लेकर केवल सिर्फ फ्रीडम ही नहीं है, बल्कि आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में अगर आपको आवश्यकता हो। लेकिन सारा खेल शुरू होता है कोल्ड वॉर के टाइम पर। कोल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका का सबसे बड़ा जो एडवर्सरी था वो था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जो एक कम्युनिस्ट सरकार और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को विश्व में प्रोपोगेट कर रहा था, वो एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें कहीं पर भी रिलीजन का कोई रोल नहीं था। कम्युनिस्ट अपने आप को गॉडलेस माना करते थे, एथीस्ट माना करते थे, यानी कि वो किसी भी प्रकार के धर्म में मानने वाले लोग अपने आप को कहते ही नहीं थे। इस कॉन्टेक्स्ट में ये होता था कि इन कंट्रीज़ में जो सोवियत यूनियन से जुड़ी हुई थी, यदि वहाँ पर रहने वाले कोई भी क्रिश्चियन लोग जो होते थे, अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार होता था, और वो अत्याचार अक्सर कम्युनिस्ट रेजिम्स के द्वारा इसलिए किया जाता था क्योंकि वहाँ पर वो अपने रिलीजन को जब प्रैक्टिस करते थे तो कम्युनिस्ट रेजिम्स उसको मना करती थी, तो ये बड़ा हाहाकार मचाता था। अब कोल्ड वॉर के टाइम पर बहुत सारे सोवियत संघ के जो देश थे, उन देशों में पहली बात तो अलग अलग तरीके से क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार होते गए। इन अत्याचारों की इमेजेस और इनकी रिपोर्टिंग अमेरिका के जनता के सामने अमेरिका की मीडिया रखा करती थी। जब अमेरिका की जनता ने बार बार ये चीज़ देखने की कोशिश करी कि कैसे क्रिश्चियन भाईचारे के लोगों को अन्य देशों में, खास करके सोवियत वाले देशों में, इस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो अमेरिका की जनता ने 1970-80 के दशक में अपनी अमेरिका की सरकार के ऊपर दबाव डालना शुरू करा कि आप इस रिलीजियस परसिक्यूशन को, इन अत्याचारों को रोकें, आप कुछ कार्रवाई करें। तो 1970 और 80 के दशक में अमेरिका की सरकार के अंदर एक थॉट प्रोसेस ये जागा कि हम लोग अभी सोवियत संघ से जो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम एक आर्थिक गेम तो इकोनॉमिक लेवल पर गेम खेल ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग साथ ही में मिलिट्री लेवल पर एक सुप्रीमेसी की गेम खेल ही रहे हैं। क्यों ना यहाँ पर एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाए जो हमारे डोमेस्टिक लोग इस मोमेंट पर अमेरिका के मांग रहे हैं कि हम एक रिलीजियस एस्पेक्ट को भी जोड़ लें। तो अमेरिका की विदेश नीति में 1980 के दशक में एक बहुत बड़ा विचार हुआ। विचार ये हुआ कि क्या हम रिलीजन को अपनी विदेश नीति से जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते, और ये विचार 1990 के दशक में फाइनली ख़त्म हुआ। ख़त्म इस प्रकार से हुआ कि जैसे ही शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर 1990s में कंप्लीट ख़त्म हुआ और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होकर हार गया, उसके बाद अमेरिका ने एक रणनीति ये बनाई कि हमारे पास विश्व में सबसे ज़्यादा आर्थिक इकोनॉमिक पावर है, हम लोग मिलिट्रीली भी सबसे स्ट्रांग हैं, तो अगर हम मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं तो 1990 के दशक में सोवियत यूनियन को हराने के बाद अमेरिका ने अब अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस रिलीजन के टूल को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। ये रिलीजन का टूल आफ्टर ऑल आया कहाँ से? लोगों के रिक्वेस्ट से कि हमें विश्व में, खास करके सोवियत संघ के उन देशों में क्रिश्चियनों के ऊपर हुए जा रहे अत्याचारों को रोकने की आवश्यकता है।
पर क्योंकि सोवियत संघ अब टूट चुका था, अमेरिका विश्व की सबसे पावरफुल इकोनॉमी उस समय बन चुकी थी, सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर बन चुकी थी, और उस समय क्योंकि 1990 के दशक में अमेरिका का कोई एडवर्सरी भी नहीं था जो अमेरिका को टक्कर दे पाए, तो इस टाइम पर 1990 के दशक में अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में रिलीजन के इस टूल को लगाया। इस रिलीजन के टूल को लगाने के लिए अमेरिका ने 1990 के दशक में 1998 में कानूनी तौर से लीगल फ्रेमवर्क्स क्रिएट करे, और इस कॉन्टेक्स्ट में 1998 में ये यूसीरेफ के नाम की संस्था पहली बात तो क्रिएट हुई। अब इस कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि ये यूसीरेफ की संस्था क्या करती है। ये यूसीरेफ की जो संस्था है ये बनी है एक क्रिश्चियन थॉट प्रोसेस के नाम पर। इस यूसीरेफ संस्था का काम ये है कि ये क्रिश्चियन फ्रेमवर्क्स के बेसिस पे विश्व को पहली बात तो इवेलुएट करती है। अब विश्व को ये कैसे इवेलुएट करती है? अब क्रिश्चियन धर्म के अंदर एक बिलीफ सिस्टम है। क्रिश्चियन धर्म एक किताबी धर्म है। क्रिश्चियन धर्म जो है एक इब्राहिमिक रिलीजन है, वो एक भगवान में मानता है। तो यहाँ पर यूसीरेफ का मानना ये है कि पूरे विश्व में अगर कहीं पर भी रिलीजन को लेकर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट होगा धर्म के बीच में और स्टेट के बीच में। धर्म होगा चर्च यानी कि क्रिश्चियन धर्म की जो सोल अथॉरिटी है। अब समस्या क्या है? सारी समस्या यहाँ पर ये है कि आप जब यूसीरेफ को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यूसीरेफ बनी किस पर्पस के लिए? कि वो एनालाइज करेगी कि कैसे जो चर्च है वो एक रोल प्ले करेगी पहली बात तो इस कॉन्टेक्स्ट में कि स्टेट और चर्च का क्या इंटरेक्शन हो रहा है। अब चर्च में एक बिलीफ सिस्टम है, चर्च में एक किताब है, तो अगर कहीं पर भी कोई वायलेशन हो रहा है किसी भी क्रिश्चियन का, तो वो वायलेशन सिर्फ क्रिश्चियन व्यक्ति का नहीं हो रहा है, वो चर्च का भी हो रहा है और किताब का भी हो रहा है। अब यूसीरेफ को समस्या कहाँ आई? समस्या आई भारत जैसे देश में, क्योंकि भारत जैसे देश में सनातन धर्म के अंदर पहली बात तो किसी प्रकार का कोई चर्च जैसा इंस्टीट्यूशन नहीं है। आप सनातन धर्म में आज ये नहीं कह सकते कि भाई ये केवल एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें सारे सनातनी मानते हैं। सनातन धर्म के अंदर हर एक प्रकार के मंदिर हैं। सनातन धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी है। सबसे बड़ी बात देखिए कि सनातन धर्म में कोई एक किताब नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सनातनी जो है वो आप यूनिफॉर्मली कह सकते हैं कि मात्र इसी किताब में मानता है। सनातन धर्म के अंदर प्लूरैलिटी है, डाइवर्सिटी है, और ये डाइवर्सिटी की वजह से सनातन आज तक बचा है। क्योंकि सनातन धर्म के अंदर सबसे पेक्यूलियर पॉइंट ये है कि यहाँ पर चर्च टाइप कोई अथॉरिटी नहीं है, एक सिंगल यहाँ पर बाइबल जैसी किताब नहीं है। इस रीज़न से यूसीरेफ को पहली बात तो ये समझ नहीं आता कि ये नॉन क्रिश्चियन सोसाइटी को हम पहली बात तो कैसे समझें। अब यहाँ पर क्योंकि उनके पास वो फ्रेमवर्क नहीं है जिस फ्रेमवर्क के तहत वो इवेलुएट करते हैं विश्व के दूसरे देशों को, तो जाहिर सी बात है कि भारत जैसे देश के अंदर उनको इवेलुएशन के अंदर पहली बात तो प्रॉब्लम आती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है? यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो लोकल डिस्प्यूट अगर होता है किन्हीं भी दो प्रकार के व्यक्तियों के बीच में, तो वो यूसीरेफ आज की डेट में इवेलुएट करती है कि ये एक प्रकार का रिलीजियस परसिक्यूशन है। अगर भारत के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कल्चरल अजर्शन होता है जिसमें सनातन धर्म के किसी पर्टिकुलर मान लीजिए इवेंट को एक बड़ी मात्रा में समर्थन दिया जाता है, वो चाहे कुंभ के मेले जैसा चीज़ हो, वो चाहे किसी पर्टिकुलर स्थान की यात्रा क्यों ना हो, अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का इस तरीके का कल्चरल अजर्शन होता है तो यूसीरेफ के पास क्योंकि फ्रेमवर्क नहीं है वो इसको मेजॉरिटेरियनिज्म समझती है। तीसरा, इस मोमेंट पर क्योंकि भारत के अंदर एक मुहिम चल रखी है राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने की, और राष्ट्रीय एकता को बेसिकली एक धार्मिक तौर पर बढ़ाने की, इस चीज़ को आज की डेट में वो फंडामेंटलिज्म के नाम पर समझते हैं। चौथा, अमेरिका के अंदर किसी भी प्रकार से रिलीजियस कन्वर्जन जो है उसको एक फ्री विल का हिस्सा माना जाता है। वहाँ पर यह बात बोली जाती है कि यदि आप अपने धर्म से दूसरे धर्म में अपने आप को परिवर्तन करके चले जाते हैं, ये आपके फ्री विल का हिस्सा है। लेकिन भारत के कॉलोनियल इतिहास में ये फ्री विल का गेम नहीं था। भारत के कॉलोनियल इतिहास में जब ये कॉलोनियल पार्टनर्स आए थे, जैसे कि ब्रिटेन आया था, उससे पहले पोर्चुगीज़ आए थे, इन लोगों ने फोर्सेबली लोगों को उनके धर्म को बदलने की कोशिश करी। तो भारत के अंदर आज की डेट में चाहे मुगल हों,
मुगल के बाद पोर्चुगीज या ब्रिटेन हो, इन सब ने क्योंकि धर्म की राजनीति इस प्रकार से की कि इन्होंने लोगों के धर्म परिवर्तन करे, वो भी फोर्सेबल तरीके से, तो आज भारत के अंदर एक सस्पिशन का एलिमेंट बैठा हुआ है। आज़ादी के बाद भी क्रिश्चियन मिशनरीज को जिस प्रकार से भारत की सरकारों ने खुली छूट दे रखी थी, जिसके तहत भारत के अंदर ये क्रिश्चियन कन्वर्जन का पूरा नरेटिव धड़ल्ले से चलता था, क्योंकि उसको पेट्रोनेज दिया जाता था। इस ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल पेट्रोनेज की वजह से एक चीज़ तो तय है कि भारत के अंदर पिछले कुछ दशकों से बहुत बड़ी एक मशीनरी बन चुकी थी इन क्रिश्चियन कन्वर्जन मिशनरीज की, जो गांव-गांव में जाकर एक एक तरीके से बहुत अग्रेसिव लेवल पर एक माइन्यूटेस्ट लेवल पर ये गेम खेलते थे। अब ये गेम कैसे होता था, ये एक कभी अलग वीडियो का विषय है कि कैसे ये क्रिश्चियन मिशनरीज आकर बेसिकली कन्वर्जन रैकेट्स चलाते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर है, अगर ज़रूरत होगी तो कभी किसी वीडियो में उसको चर्चा करेंगे, बताइएगा कमेंट में लिखकर। लेकिन यहाँ पर ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज का नेक्सस चल रहा था, इस मिशनरी के नेक्सस में सबसे पहले इनको पेट्रोनेज दी जाती थी, इसके साथ साथ इनके साथ कुछ बड़ी संस्थाएं जुड़ी हुई थी, फिर इन संस्थाओं के साथ जुड़े हुए थे कुछ सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस, और ये सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन से लेकर ग्रास रूट से लेकर ये जो पूरा नेक्सस था, इसमें आता था भरपूर मात्रा से दूसरे देशों से पैसा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज खास करके पिछले लगभग 10-11 सालों से इस पूरे नेक्सस को तोड़ने में लगी हैं। इस नेक्सस को तोड़ने के लिए जाहिर सी बात है कि जितने भी ये एनजीओज, फ्रंट्स, जितने भी ये इन लोगों ने यहाँ पर नेटवर्क्स बना रखे थे, उन नेटवर्क्स को धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। अब जब इन नेटवर्क्स में यहाँ पर तोड़ा जाएगा तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि इससे सबसे ज़्यादा दर्द किसको होगा, इन बड़ी कंट्रीज़ को होगा। इन बड़ी कंट्रीज़ में किसको होगा, उन क्रिश्चियन मिशनरी ग्रुप्स को होगा जो यूसीरेफ जैसी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं और जो आज की डेट में ये क्रिश्चियन कन्वर्जन रैकेट्स पूरे वर्ल्ड में चलाते हैं। आज आप पंजाब के राज्य को देख लीजिए, आज आप हिमाचल को देख लीजिए, आज आप भारत के नॉर्थ ईस्ट को देख लीजिए, आज आप भारत के छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक को देख लीजिए। इन सारे राज्यों में जिस प्रकार से क्रिश्चियन कन्वर्जन रैकेट्स जिस धड़ल्ले से चल रहे थे और चल रहे हैं, क्योंकि आज भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्सटर्नल और डोमेस्टिक मिलकर, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ मिलकर इन नेक्ससेस को तोड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर यूसीरेफ जो है बहुत ऑब्वियस है कि वो भारत की रॉ को आज एक पहली बात तो आइसोलेट करके सैंक्शन आउट करने की बात कर रही है। और अब आपको ये चीज़ समझने में डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए कि क्यों भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के कैटेगरी में भी डाल दिया गया है। पर मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये खेल यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि आप प्लीज़ चीज़ को समझिए। ये यूसीरेफ की जो एनुअल रिपोर्ट होती है, जो हर साल इस समय आती है, ये एनुअल रिपोर्ट एक प्रोसेस को इनिशिएट करने का हिस्सा है। यदि अगर आपको ये लग रहा है कि रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट का भारत ने खंडन कर दिया और रिपोर्ट का मामला अब दब जाएगा, आप बहुत बड़े भुलेखे और गलती का शिकार हैं। असली खेल अब शुरू होगा। कैसे? अगले कुछ महीने ऑब्जर्व कीजिएगा। यूसीरेफ की रिपोर्ट आ गई है। इस यूसीरेफ की रिपोर्ट के बाद अब यहाँ पर भारत में कार्यक्रम चालू होगा एकेडमिक फ्रेमिंग का। एकेडमिक फ्रेमिंग में दो चीज़ें होंगी। अब आप देखेंगे कि कुछ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भारत के अंदर जो सोशल साइंसेज में रिसर्च करते हैं, वो पहली बात अब अलग अलग प्रकार के पेपर्स लिखेंगे, अलग अलग प्रकार के रिसर्च जर्नल के अंदर आर्टिकल्स आएंगे। इन पेपर्स और रिसर्च जर्नल के आर्टिकल्स को अखबारों में छापा जाएगा। इनको अखबारों में छापकर ये बात प्रमोट की जाएगी कि देखिए, पहली बात, भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स भारत के रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर क्या चर्चाएं कर रही हैं। ये होगा यहाँ पर एक एकेडमिक फ्रेमिंग का पहला स्टेप। इस एकेडमिक फ्रेमिंग में दूसरा स्टेप ये होगा कि अब आप देखेंगे कि यूट्यूब जैसे माध्यम से लेकर कुछ चुनिंदा मीडिया हाउसेज में अब यहाँ पर सामाजिक एक्सपर्ट्स को बुलाकर एक डिबेट छेड़ा जाएगा कि देखिए यूसीरेफ की रिपोर्ट ने किस प्रकार की घोर टिप्पणियां भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी से लेकर डोमेस्टिक संस्थाओं के ऊपर की हैं।
यहाँ पर एक नरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी पूरे देश के सामने कि देखिए भारत के अंदर ये बात नहीं बोली जाएगी कि क्रिश्चियन मिशनरी नेक्सस टूट रहा है, ये बात बोली जाएगी कि भारत के अंदर रिलीजियस फ्रीडम किस प्रकार से टूट रही है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिएगा, यहाँ पर अक्सर इन डिबेट्स में आप उन स्पेसिफिक लोगों को पाएंगे जिनके नाम हिंदू हैं लेकिन बाय धर्म वो क्रिश्चियन हैं। ये वो प्रकार के डिबेट्स को बढ़ावा देंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होगी यहाँ पर कि फिर होगा एक्टिविस्ट एस्कलेशन। अब एक्टिविस्ट एस्कलेशन का यहाँ पर रैशनल ये होता है कि अब यहाँ पर कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिलीजियस और ह्यूमन राइट्स और सोशियोलॉजिकल एक्टिविस्ट्स जो हैं वो आकर अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स लिखेंगे। और एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये साइकिल मैं पिछले 9 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप अब ऑब्जर्व कीजिएगा। ये एक्टिविस्ट्स केवल सिर्फ यूसीरेफ की रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहेंगे। यूसीरेफ की रिपोर्ट की चिंगारी पकड़ के अब ये इस डिबेट को इनलार्ज करेंगे। अगले चंद महीने में आप देखिएगा कि ये रिपोर्ट को बेसिस बनाकर रिलीजन के ऊपर चर्चा भारत में और रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर चर्चा करते हुए ये लोग अब इस डिबेट को लेकर जाएंगे कास्ट प्रॉब्लम तक, हायरार्की तक, ये लेकर जाएंगे माइनॉरिटी सप्रेशन तक। तो कास्ट, हायरार्की और माइनॉरिटी सप्रेशन को सबको फ्यूज करके इस रिपोर्ट के बेसिस के तहत उजागर किया जाएगा दूसरे स्टेप पर। तीसरे स्टेप पर होगा मीडिया एम्प्लीफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पे बैठा हुआ एक जो कार्टल है, जिस कार्टल का काम ही सुबह से रात ये है कि देश के अंदर इन प्रकार की चीज़ों से भ्रम पैदा किया जाए, अब वो मीडिया एम्प्लीफिकेशन ये कार्टल करेगा इन रिपोर्ट्स, इन सामाजिक सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट्स को बुलाकर इनके पेपर्स पे चर्चा कर करके। और चौथा, ये जो सारा एक इकोसिस्टम जैसे ही एक्टिव होगा, इस इकोसिस्टम को इवेंचुअल क्लोजर दिया जाएगा जब ये रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा फिर पार्लियामेंट में की जाएगी। भारत के पार्लियामेंट में अमेरिका की एक ऐसी संस्था के बारे में रिपोर्ट जो अमेरिका ने निकाली है, जिसके फ्रेमवर्क्स ही गलत हैं भारत को लेकर, क्योंकि उसके पास फ्रेमवर्क ही नहीं है नॉन चर्च सोसाइटीज़ को स्टडी करने का, उन रिपोर्ट्स को भारत की पार्लियामेंट में उठाया जाएगा जैसे कि वो रिपोर्ट्स तो आज की डेट में भारत की किसी संस्था ने बनाई है। तो आप इस इकोसिस्टम को समझिए, क्योंकि ये यूसीरेफ की रिपोर्ट जो होती है, इस यूसीरेफ की रिपोर्ट को सिर्फ यहीं बरी करने के लिए, ख़त्म करने के लिए नहीं किया जाता है। ये रिपोर्ट बनाई इसलिए जाती है कि इसके बाद अगले 6 महीने का एजेंडा सेटिंग और प्रोपोगेंडा जो है वो चलाया जाए। और ये चीज़ यहाँ पर अब आपको देखा जाएगा कि किस तरीके से नए नए लेबल्स निकलेंगे, जिसमें से सबसे बड़ा लेबल यही आएगा। आपको मैं आज बता रहा हूँ कि इंडिया दिन प्रतिदिन इनटॉलरेंट हो रहा है, रिलीजियस लेवल पर इनटॉलरेंट हो रहा है। अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है कि भारत इनटॉलरेंट हो रहा है। सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए, आज अमेरिका के अंदर रिलीजियस फ्रीडम का क्या रोल है और वहाँ रिलीजियस फ्रीडम क्या चल रही है, यूसीरेफ उसके ऊपर कभी रिपोर्ट नहीं बनाता है। इनफैक्ट यूसीरेफ बनी ही इसलिए है कि दूसरे देशों के ऊपर की रिपोर्ट बनाओ, अमेरिका में क्या चल रहा है वो नहीं बनाता है। लेकिन मैं आपसे इस वीडियो के अंत में एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा कि मैं भारत की सरकार से बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि जिस प्रकार का रवैया उन्होंने इस रिपोर्ट को लेकर किया है वो कतई ही गलत है। इन प्रकार की रिपोर्ट्स को केवल खंडन करने से कि हम इनको बेबुनियाद मानते हैं, ये तरीका नहीं है। भारत को एक कठोर रिस्पॉन्स देना चाहिए, भारत को एक फैक्ट बेस्ड, एविडेंस बेस्ड रिस्पॉन्स देना चाहिए कि आज अगर आप भारत की रॉ को सैंक्शन आउट करके कह रहे हो कि भारत की रॉ रिलीजियस परसिक्यूशन में सरकार की मदद करती है, तो उसको सैंक्शन आउट किया जाए। तो ये भारत का कर्तव्य होना चाहिए कि वो CIA के भी कुकर्म और कर्तव्यों को पूरे विश्व के सामने पेश करके बताए कि पहले आप अपने गिरेबान में झांको बिफोर कि आप दूसरों को अपना ज्ञान पे लो। तो भारत की रिस्पॉन्स को इस प्रकार का डिज़ाइन करने की आवश्यकता है। कल एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CIA के वो कौन से कुकर्म हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत इस मोमेंट पर यदि चाहे तो उनको अगर उजागर करके पेश करे तो इस नापाक अमेरिका के मुंह पर ऐसी चपेट पड़ेगी कि वो डोनाल्ड डक का मुंह परमानेंट टेढ़ा का टेढ़ा रह जाएगा। और ये जो यूसीरेफ टाइप के जो ये प्रोपोगेंडा करते रहते हैं सॉफ्ट टूल्स के तहत, इनको निपटाने की रणनीति और हिम्मत आज की डेट में देश को जुटानी पड़ेगी। ये चीज़ अब आपको ध्यान रखनी है। धन्यवाद।